नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 222 जो कि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम हो रहे हैं ना अभी 2022 में सितंबर से शुरू हो रहे हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई आपके लिए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने होंगे, पढ़ने पड़ेंगे तभी पास होंगे। साथ में ये 12th क्लास वालों के लिए है, ठीक है। 12th क्लास वालों केमिस्ट्री के लिए ये मैंने यहाँ पर बनाया है। और सबसे पहले यहाँ पर आपका ये सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस है, कितने यूनिट्स आएंगे? 8 यूनिट्स आपको आएंगे टर्म 1 में। टर्म 1 में 8 यूनिट्स आ जाएंगे, तो टर्म 2 में वो 8 यूनिट्स नहीं आएंगे। टोटल आपके जो यूनिट्स हैं वो 16 हैं, ठीक है। 16 में से 8 आ जाएंगे टर्म 1 में, ठीक है। बाकी यहाँ पर 8 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 आएगा, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। यूनिट 1 है हमारे पास सॉलिड स्टेट, यूनिट 2 है हमारे पास सॉल्यूशन, यूनिट 5 है हमारे पास पी ब्लॉक, यूनिट 6 है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद यूनिट 10 है हमारे पास हेलोकीन्स एंड हेलोरिन्स। उसके बाद यूनिट 11 जो है हमारे पास वो है अल्कोहल फिनॉल। उसके बाद यूनिट 14 जो है हमारे पास वो है बायोमोलिक्यूल्स और लास्ट है पॉलीमर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से किस किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर पास होना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो की लेंथ लंबी चली जाएगी, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पास होना है तो देखना ही पड़ेगा, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फर्स्ट यूनिट से चलेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ टर्म 1 के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, टर्म 2 के लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि टर्म 2 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट यूनिट पर, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आप सभी के पास एग्जामिनेशन मास्टर होगा। अगर नहीं है एग्जामिनेशन मास्टर, मेरे पास एग्जामिनेशन मास्टर है, ये देखिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं है उनको भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सीधा मैं यहाँ पर डेफिनेशन बताऊंगा कि कौन सी डेफिनेशन आपने पढ़नी है, कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ना है। क्योंकि कई बच्चों के पास एग्जामिनेशन मास्टर नहीं होगा, कई के पास JMD होंगे, तो उसमें कुछ अलग टाइप का भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो सॉलिड स्टेट है, सबसे पहले तो आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेनी है, ठीक है, फॉर अपने लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एनिस्ट्रॉफी। दूसरा जो है हमारे पास डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास एनोसोट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपके पास एक और आता है यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। एनोस्ट्रॉफी, यूनिट सेल हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पेस लैटिस, ठीक है, स्पेस लैटिस, ये भी आपने पढ़ लेने। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपने पढ़ के जाने ही जाने फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, तब आप पास हो जाएंगे इजीली। अगर जो मैं बता रहा हूँ ये आप नहीं पढ़ेंगे तो आप के नंबर कम आएंगे और बाई चांस आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है आपने। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है टेट्राहेड्रल साइट, ऑक्टाहेड्रल साइट क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जी हाँ, ये दोस्तों मेन है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, जो वो तो बहुत मैन है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपने पढ़ने हैं। उसके बाद डोपिंग क्या होती है, डोपिंग, डोपिंग ये पढ़ लेना है आपने, ठीक है। अभी फर्स्ट चैप्टर चला है, फर्स्ट यूनिट चला है। उसके बाद आपने पढ़ना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये भी मेन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये भी मेन है, ठीक है। वीडियो को आराम से देखना है, वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ानी, तो आपको पता नहीं लगेगा। और बाकी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये आपने इसको एक ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें BCC होता है और SCP होता है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपने इनकी वैल्यू देख लेना है, क्योंकि ये एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इस पर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे MCQ, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से आएंगे आपको 20 क्वेश्चन MCQ के। तो ये आपने ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। BCC में कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, SCP में कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपने अपने तरफ से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और जो MCQ है, MCQ जो है वो आपने सारे ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। MCQ आपने सारे पढ़ लेने हैं, छोड़ने नहीं कोई नहीं MCQ, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज एफ सेंटर, एफ सेंटर, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सिर्फ बोलूंगा ही, ठीक है। आपने ध्यान सुनना है, ठीक है। उसके बाद है मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद एनोस्ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूब। आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आपका एग्जामिनेशन मास्टर है तो ठीक रहेगा, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना है एक बारी। उसके बाद एक एक नंबर के तो आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेम एनी सॉलिड इन विच बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटिक के डिफेक्ट अकर, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसका सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो देखिए आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, फर्स्ट यूनिट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन सा आ सकता है। एक्सप्लेन फ्रैंकल डिफेक्ट, ये देखिए डिफरेंस भी है फ्रैंकल डिफेक्ट में और स्कॉटकी डिफेक्ट में, ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, वो पढ़ लेने हैं आपने एक बारी। उसके बाद है आपके पास व्हाट इज रेडियस रेशियो, वो आपने पढ़ लेना है। व्हाट इज रेडियस रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कॉपी पेन हाथ में पकड़ लीजिए दोस्तों, अगर आपने कॉपी पेन हाथ में नहीं पकड़ा होगा तो वीडियो का कोई फायदा नहीं है। लिखिए, नोट कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट इज रेडियस रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद है आपके पास व्हाट आर एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड पढ़ना है आपने, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इसका डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन एंड अमोर्फस सॉलिड, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन हेक्सोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है क्वेश्चन वो आपने पढ़ लेना है। इसके साथ ही एक और डिफरेंस हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टलीन लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट होती है हमारी कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई हमारी। अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट की तरफ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पढ़ लेने हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ब्रीफ में पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ आता है कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि एचसीपी का कितना होता है, तो आपने पढ़ लेना है। तो हम चलते हैं अब यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने जो पढ़ना है उसमें देखिए मास परसेंटेज, ये छोटी छोटी एफ है, 1 नंबर में भी आ सकती है, 2 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है मोलारिटी, उसका है मोलालिटी, ये अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। मोलालिटी, ये मोलारिटी है, ये मोलालिटी है, ठीक है, दोनों की अलग अलग डिफरेंस डेफिनेशन होगी तो पढ़ लेना है। एक और आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है पीपीएम आपको पता होगा, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये एक एक नंबर की डेफिनेशन है तो वो आपने इजीली पढ़ लेनी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम आगे चलते हैं वैन हॉफ फैक्टर, ये मेन है, वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ए मेन है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना मेन ही मेन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आपने पढ़ना है, वाई, लिखिए कॉपी में नोट कीजिए दोस्तों, ठीक है। वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, ठीक है। वीडियो को स्पीड में मत देखने, वीडियो को थोड़ा स्लोली में देखना है, क्योंकि आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है आपने डिफाइन नॉर्मलिटी क्या होती है, ये भी आपने देख लेना है एक बार। नॉर्मलिटी या ये आपको आ सकते हैं, ठीक है, एक एक नंबर में आ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नॉर्मलिटी, मोलालिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, मास परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फिर से एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अभी आगे क्वेश्चन चलेंगे हम। उसके बाद है डिफाइन एजियोट्रॉफी, ठीक है, ये वाली AZ
EOTPRO, ठीक है, TROPHIC। एजियोट्रॉफिक मिक्सचर क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। एजियोट्रॉफिक मिक्सचर क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये भी मेन है, ये भी मेन है, बाकी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारा मेन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन में आपने डिफरेंस निकालना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होगा आपका, इसका फॉर्मूला जो होता है C2H6O2, ठीक है। ये निकालना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन भी है, ये आपने देख लेना है एक बार, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। आता है न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट का है, वो है हेनरीज का लॉ, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेनी है, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडल शोइंग डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिवाइजन्स एंड नेगेटिव डिवाइजन्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइजन में डिफरेंस निकालो, ये आपने देख लेना है क्वेश्चन। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये आपको बड़े नंबर में आ सकता है, 3-4 नंबर में आ सकता है कि एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड प्रूव दैट इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड प्रूव दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ लेना दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम द इवेल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये मेन क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट का हमने फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द मोलिकुलर मास के लिए, नॉन वोलेटाइल जो है उसके लिए, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई नॉन आइडल सोल्यूशन सो पॉजिटिव डिवाइजन फ्रॉम आइडल सोल्यूशन, वाई नॉन आइडल सोल्यूशन सो पॉजिटिव डिवाइजन्स फ्रॉम आइडल सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने लिख लेने तभी आपको याद रहेंगे, ऐसे नहीं कि एक बार देखा नहीं, कॉपी पेन लिख लीजिए, कॉपी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो आपने पढ़ लेना है और एग्जाम्पल भी पढ़ लेना साथ में इसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट रोल्ट लॉ, ठीक है, रोल्ट लॉ, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेना है आपने कि नॉन वोलेटाइल के लिए क्या सॉल्वेंट्स होते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्रेशन है वो भी आपने पढ़ लेना है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है, इसका एक्सप्रेशन जो है उसके, वो आपने पढ़ लेने हैं। स्टेट रोल्ट लॉ, और आपने इसका पूरा पढ़ना है, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल के लिए पढ़ना है, नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है आपके पास इस चैप्टर में ख़त्म। तो इस चैप्टर में इतने से क्वेश्चन हैं, मोलालिटी, मोलारिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, हाइपरटोनिक, ऑस्मोसिस, प्रेशर क्या होता है, और सबसे मेन क्वेश्चन हेनरी और स्टेट रोल्ट लॉ आपने पढ़ लेना है, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लेना है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी यूनिट है, यूनिट 5 है, यूनिट 5 है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। यूनिट 5 है आपके पास, यूनिट 5 नहीं सॉरी, यूनिट 6 और 7 थी,
6 और 7, यूनिट 5 नहीं, यहाँ पर 6 और 7 है, यूनिट 6 और यूनिट 7, ठीक है। यूनिट 6 हमारे पास ये देखिए, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट। इसके हम अब आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लंबी चली जाएगी पर आपने वीडियो को पूरा देखना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बाद में। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें, मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स, ये हमारे पास जनरल प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट। मिनरल्स क्या होते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, मिनरल्स एंड ओर्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके साथ दूसरा क्वेश्चन है मेटालर्जी, मेटालर्जी, METALLURGY, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, सबसे मेन क्वेश्चन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस देखिए, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँ, लीचिंग क्या होता है, ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग यहाँ पर यूट्यूब वाला रोस्टिंग नहीं कि रोस्टिंग करना है, ठीक है, बुक में रोस्टिंग अलग से है। स्मेल्टिंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, पढ़ लेना है आपने। मेन डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। लिक्वेशन क्या होता है, वेपर फेस रिफाइनिंग क्या होता है, वेपर फेस रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, वैन अर्कल मेथड, ये देखिए गाइस, ये मेन है, वैन अर्कल मेथड, ये देखिए गाइस, ये मेन है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे मेन है, पढ़ लेने आपने। उसके बाद हम आगे चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओन्स, ये आपने ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद गिव एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस आपने बताना है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सप्लेन करके पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको जोन रिफाइनिंग बता दिया, वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है, वो जोन रिफाइनिंग। उसके बाद ये एक जो है चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका हम चैप्टर करेंगे यूनिट 7 चलते हैं। यूनिट 7 है हमारे पास पी ब्लॉक, ठीक है। आपने सिर्फ यूनिट 6 में इतना सही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा नहीं पढ़ना यूनिट 6 में, ठीक है, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है यूनिट 6 में। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, पागल हो जाएंगे आप ठीक है, पढ़ना है दोस्तों, पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा 7वां यूनिट हमारे पास पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। देख लेना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही पेपर में आएंगे, देख लेना, एक क्वेश्चन में अलग से नहीं आएगा, बस एमसीक्यू आपके बेस पर है। एमसीक्यू आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि 20 एमसीक्यू आएंगे, देखिए कहाँ से आएंगे ना 20 एमसीक्यू, तो एमसीक्यू आपने रट लेने हैं, सारे कर लेने हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो जो मैंने बताए हैं वही आएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्वेश्चन करना है, राइट 2 यूजेस ऑफ CI2, CiO2 यूजेस, ठीक है, 2 यूजेस बताने आपने CiO2 के। उसके बाद हेलोजन्स कलर्ड, हेलोजन्स कलर क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने बताने हैं, ठीक है। उसके बाद वाई हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, डिफाइन इनर पार्ट इफेक्ट क्या होता है, इनर पार्ट इफेक्ट क्या होता है पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। उसके बाद why NCl5 is not known, white PCl5 is known, explain, तो ये भी आपने पढ़ लेना है, why NCl5 is not known, white PCl5 is known, explain। उसके बाद OF6 is not, whereas SF6 is known, explain it। ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपने पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
एक्वारीजिया क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ XeOF2, स्ट्रक्चर ये गाइस, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी SF6 का भी आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो कि आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आपने ये 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हैं अब आपके पास क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, ये देखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करके पढ़ना है इसको, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होता है पूरा पढ़ना है। व्हाई दिस कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव दैन हैलोजन्स, तो ये आपने पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना है, ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है, बड़े नंबर में आ सकते हैं आपको ये, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पढ़ना है आपने IF7, देखिए IF7 स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए, पढ़ लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ बार बारी। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है एक और, ये देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ ही मैं ऐड कर लीजिए क्वेश्चन को कि व्हाई इज ऑक्सीजन गैस while sulfur in solid at room temperature, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोथ, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, व्हाई इज ऑक्सीजन गैस वाइल सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपने एक बारी पढ़ लेना है। इसके बाद फिर से वो है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है XeF4, ठीक है। XeF4 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपने एक बारी पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद आगे बुक में नहीं है, बस यही है एक, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। आगे हमारे पास ख़त्म होता है ये यूनिट भी। उसके बाद हमारे पास यूनिट है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, ये नहीं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हेलोक्रीन, उसका यूनिट 10 है हमारे पास, ठीक है, यूनिट 10, यूनिट 10 यूनिट 10 है हेलोकेन्स एंड हेलोडीन्स, ठीक है। यूनिट 10 के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो ये आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वही पढ़ना है आपने, सिर्फ टर्म 1 एग्जाम के लिए पास हो जाएंगे आप इजीली, ठीक है, पास हो जाएंगे, देख लेना, सब लगाना, पास हो जाएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यूनिट 10 हेलोकोकेन्स एंड हेलोरीन्स, ठीक है। नाम भी ऐसे ऐसे हमारे को पढ़ने नहीं आ रहे भाई चलो कोई बात नहीं, पढ़ने से क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है रिएक्शन ही रिएक्शन है इसमें गाइस, इसमें आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। रिएक्शन है सबसे पहले आपकी हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है फिंकलस्टीन एफ है ये, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद है स्टेज ऑफ रूल्स, ये आपने पढ़ लेने, ठीक है। रिएक्शन आती है, ऐसी कोई बात नहीं, रिएक्शन आती है एग्जाम में कि इसकी रिएक्शन बताओ, इसकी रिएक्शन बताओ। अभी इसमें बहुत सारी रिएक्शन आगे हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए ये आएगा आपको कि हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इन टू फिनॉल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्ट करना है आपने किसको, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपने बताना है। उसके बाद एक और हमारे पास रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेंगी, अगर आप सारी रिएक्शन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद है डेफिनेशन है हंस
डिकर, हंस डिकर, ठीक है, हंस डिकर रिएक्शन। ये देखिए रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेंगे आपको, हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है गाइस, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन ही रिएक्शन है। उसके बाद एक और आपके पास हाउ टू कन्वर्ट इथाइल, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल क्लोराइड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होगा, ये क्या हो गया, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस पढ़ लेना, रिएक्शन आएगी पेपर में रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन है हमारे पास मार्कोनिकोव, मार्कोवनिकोव, ठीक है। ऐसे ऐसे रिएक्शन है, नाम भी पता नहीं क्या क्या रख दिया इन्होंने, क्या स्यापा है ना, ठीक है, स्यापा एक तरह देखो क्या क्या मार्कोवनिकोव रिएक्शन, क्या करना है हमने रिएक्शन का, ठीक है। बाकी पढ़ लेना है, ये पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। इसके साथ एक और आता है एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन, ये भी इसी की तरह है, पढ़ लेना है, रूल होता है ये, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है वाई हेलोरीन्स, क्वेश्चन लिखिए, वाई हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोकेन्स, वाई हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोकेन्स, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, शायद ये चैप्टर ख़त्म होने ही वाला है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास कि हेलोरीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन बेंजीन, एक्सप्लेन। हेलोरीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन बेंजीन, एक्सप्लेन। व्हाट आर द रेसमिक मिक्सचर्स, व्हाट आर द रेसमिक मिक्सचर्स, विलियमसन सिंथेसिस। ये देखिए एक और आ गया फिर से हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है ये आपने एक बार पढ़ लेना है। इसके साथ हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। उसके चलते हम यूनिट 11 पे, बस हमारे 3 यूनिट बचे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो शायद बहुत लंबी चली गई है, कितनी टाइम हो चुका है वीडियो बनते बनते, 27 मिनट हो चुके हैं, शायद आधे घंटे से ऊपर ये वीडियो बन जाएगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। लास्ट में एक कोड दूंगा, देखते हैं कि कौन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेगा, देखते हैं, लास्ट में एक कोड देंगे, देखते हैं कोई वीडियो देखता है मेरी या नहीं देखता है, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स, ठीक है, ये है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें भी रिएक्शन है। इसमें आपके एक क्वेश्चन है कि वाई अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज पावर अल्कोहल, एक नंबर में आ सकता है गाइस, व्हाट इज पावर अल्कोहल, ठीक है, व्हाट इज पावर अल्कोहल। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। लुकेस लेजेंट क्या होता है, लुकेस लेजेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, लुकेस लेजेंट। बाकी ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद एक और आपके पास रिएक्शन है, इस चैप्टर में भी रिएक्शन है, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल क्या होता है, ये आपने पहले लेना है कि प्रिपेयर कैसे करेंगे हम बेंजीन फ्रॉम फिनॉल पर। उसका बाद पिरिक एसिड, हाउ इज पिरिक एसिड प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। हाउ इज पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड, कि पिक्रिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है, पढ़ लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि विच ऑफ टू अल्कोहल्स और फिनॉल इज मोर एसिडिक एंड वाई। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज, एक ही क्वेश्चन है, हाउ इज फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल,
ये यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ इज फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में सॉरी इस यूनिट में, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्कॉटन बहुमान रिएक्शन क्या होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होती है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है हाँ, वाई एल्कोहल्स आर हाइलिंग बॉयल पॉइंट कंपाउंड्स दैन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ corresponding molecules masses but have low boiling point than corresponding acid। क्वेश्चन आपने लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन हाथ में पकड़नी पड़ेगी, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कोबले रिएक्शन क्या होता है, मेन क्वेश्चन है कोबले रिएक्शन। कोबले रिएक्शन क्या होता है, रेमर टाइमान रिएक्शन क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, अनसिमेट्रिकल आइदर क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास डाई मिथेल अमाइन इज मोर बेसिक दैन मिथेल अमाइन, वाई। डाई मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक दैन मिथाइल अमाइन, वाई, ठीक है, पढ़ लेना है। विच इज मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड वाई, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। इसी की तरह ये यूनिट हमने खत्म कर ली, यूनिट 11 करके खत्म कर लिया हमने। अब चलते हैं यूनिट 14 की ओर। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपने वही पढ़ के जाना है, टर्म 1 में पास हो जाएंगे इजीली, देख लेना। यही क्वेश्चन आएंगे आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिएक्शन पढ़ लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी, रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन क्या कैसे करते हैं हम, कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका यूनिट 14 है हमारे पास। बायोमोलिक्यूल्स, यूनिट 14 है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उसके बाद इसमें पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड्स लिंकेज, ये क्या होता है, ये मेन है इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं हम। वाई विटामिन सी कैन बी स्टोर इन ओवर बॉडी, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन ओवर बॉडी, पढ़ लेना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, पढ़ लेना दोस्तों। जो ये पेप्टाइड लिंकेज है ना, इसको आपने फुल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ताकि अगर छोटे क्वेश्चन में आए तो भी आप कर ले, बड़े क्वेश्चन में आए तो भी आप कर ले। डीनेचुरेशन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, डीनेचुरेशन इसमें ही आपको मिल जाएगा, अगर आपको उसको फुल एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा ये डीनेचुरेशन, ठीक है, आपने पढ़ लेना है एक बारी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बता दिया कौन सा पढ़ेंगे। कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम्स ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जाम्पल साथ में पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जो वट वाई मीन, जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आपने फुल एक्सप्लेन पढ़ लेना है, छोटे में पढ़ लेना है, बड़े पढ़ लेना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है डीएनए में डिफरेंस और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, एंजाइम और क्रिस्टलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अ ग्लोबल प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस पढ़ना है आपने। और अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस पढ़ लेना है, क्योंकि डिफरेंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। मोटोरेशन क्या होता है ये पढ़ लेना है, मोटर रोटेशन, ठीक है, मोटर रोटेशन क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर बता है यूनिट 15,
पॉलीमर्स क्या होता है, ठीक है। पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी चली गई है, पर वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखना है और देखना है कि कौन कौन से मेन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर अभी नहीं देखेंगे तो बाद में पछताएंगे कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते जो धनंजय भाई ने बताया था, ये क्वेश्चन पढ़ लेते तो शायद हम पास हो जाते। तो बाद में तो बोलना मुझे, ठीक है। पॉलीमर्स में पॉलीमर्स क्या होते हैं, एस्टोमर्स क्या होते हैं, एस्टोमर्स इलास्टोमर्स है, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, थेरोमोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिंग क्या होती है, थर्मोसेटिंग क्या होती है, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, पॉलीमर्स आपने तो पढ़ ही लेना है। उसके बाद है आपको डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर, ठीक है, पढ़ लो इसको। डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स, और गिव एन एग्जाम्पल भी देने हैं और डिफरेंस भी पढ़ना है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है IUPAC नेम, ये देखिए मेन होते हैं, IUPAC नेम भी आते हैं, IUPAC नेम बताना है आपने किसका, मोनोमर्स ऑफ नेचर, मोनोमर्स ऑफ नेचर, ठीक है। इसका आपने IUPAC नेम बताना है, ठीक है। बाकी भी होंगे IUPAC नेम, तो आपने बताना है, ठीक है, लिख लेने आपने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें अभी। तो व्हाट आर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये मेन होते हैं, पढ़ लेने आपने, एक्सप्लेन करके पढ़ लेने हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन, दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाइलॉन 66, दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन दिस चैप्टर पॉलीमर्स, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इसमें, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को हम कैसे, कौन सा मेथड है प्रिपरेशन करने के लिए टेफ्लॉन का, वो आपने कर लेना है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल जानते होंगे आप क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर कहीं बाई चांस आगे एग्जाम में तो आप बोलेंगे मैंने बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था, What one copolymers give chemical equation for the preparation of gyptyl, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद है गिव सिंथेसिस ऑफ बैकलाइट, सिंथेसिस ऑफ BAKELITE, बैकलाइट, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी की तरह आज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। +2 क्लास केमिस्ट्री टर्म 1 के लिए था ये, अभी टर्म 2 के लिए आएगा। जब आप टर्म 1 का एग्जाम दे देंगे तो आपको टर्म 2 के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से मेन क्वेश्चन है। अगर आपने जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, अगर आप पूरे पढ़ के जाएंगे, ठीक है, अगर आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो मैंने बताया आपको। अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको बहुत कम चांस है पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम में तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे। मैं 100% लिख के देता हूँ, 100% में लिख के देता हूँ कि अगर आप इनको भी पढ़ के जाएंगे तो आप पूरा पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। बाकी रही बात MCQ की, तो MCQ आपने सारे चैप्टर के पढ़ने, सारे चैप्टर के मतलब सारे सिलेबस के जो भी MCQ होंगे सारे पढ़ने। 20 MCQ आएंगे, 20 में से 20 ठीक होने चाहिए आप सभी के, तो इसलिए आपने MCQ पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि MCQ डेफिनेशन के बीच से में से ही MCQ आ जाते हैं, तो आपने डेफिनेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर। कोड दे रहा हूँ, अगर देखते हैं कि किन्होंने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, देखते हैं कौन सब्सक्राइबर ऐसा है मेरा जो कि 40 मिनट तक मेरी वीडियो देखता है। तो हम कोड दे रहे हैं अभी एक, देखते हैं कितने बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक। रुकिए अभी मत जाना, अभी हम कोड दे रहे हैं आपको, ठीक है। कोड है टुडे कोड,
ठीक है। अब हम कोड इस तरह से रखेंगे कि आप सभी को देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, तो कोड हम लिखेंगे 40, ठीक है 40, उसके बाद लिखेंगे 40, चलो 400, ये लिख दो आप 402, ठीक है। ये आपने कोड है, ये लिख देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो क्लास तक देखा है। ये 402, दिस इज अ कोड फॉर टुडे, ठीक है। टुडे वीडियो के लिए कोड है 402। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।